Sorry, students, I have to stop the video due to some reasons. Again, I am continuing the same. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने म्यांमार को और लीबिया हो, इन बोथ द कंट्रीज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कभी हुए नहीं, और इलेक्शंस जब भी हेल्ड हुए, जब विक्टोरियस पार्टी या तो इलेक्शंस हुए नहीं, या फिर म्यांमार में जैसे इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे जो विक्टोरियस पार्टी है उसको अलाउ नहीं किया गया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ये सब चीज़ पाकिस्तान में भी हुआ है, हमारे नेबरिंग कंट्री में भी हुआ है। म्यांमार भी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान भी नेबरिंग कंट्री है, तो वहाँ पे भी हुआ है कि जो विक्टोरियस कंट्री है, विक्टोरियस पॉलिटिकल पार्टी है, उसको अलाउ नहीं किया गया गवर्नमेंट बनाने के लिए। सच एट्रोटिक शिफ्टेड फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड पॉलिटिकल डिसेंसेंस, इसको हम लोग कहते हैं सच एटोक्रेसी, एक छत्ता रूल, मतलब मिलिट्री का रूल या एक रूल। ये जो एटोक्रेटिक रूल है कि एक आदमी का रूल या एक मिलिट्री जुंटा का रूल, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का लोग, इस तरह के रूल को हम लोग एटोक्रेसी रूल बोलते हैं। ये जो इस तरह का रूल म्यांमार का और यहाँ पे रहा है, ये इसको स्लिप हो गया। ये दोनों कंट्री फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहाँ के लोगों को थॉट का एक्सप्रेशन या पॉलिटिकल डिसिडेंट्स रखने का कोई भी फ्रीडम नहीं था, अपने थॉट एक्सप्रेस करने का। लीबिया में भी देखे मीडिया फ्री नहीं था, म्यांमार में भी सेम फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे हमारे यहाँ है। हम फेसबुक में जाके या न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी के थ्रू, अदर मीडिया के थ्रू, मीडियम के थ्रू हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते तो, या फिर अपना सोसाइटी बना सकते। वहाँ पे इस तरह के फ्रीडम्स नहीं थे। और पॉलिटिकल डिसीजंस, जो भी पॉलिटिकली डिसीजंस थे, हम लोग हो ही सकता मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करूँ या मैं किसी को नापसंद करूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। जो उनके पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करते थे या उनके रूल को पसंद नहीं करते थे, वहाँ पे उनको पॉलिटिकली डिसीडेंट्स मान लिया जाता था, मतलब तुम गद्दार हो, और उसके साथ फिर इस तरह के जेल डालना या उसको टॉर्चर करना, इस तरह के मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे। इट ऑल्सो शिफ्टेड द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों कंट्रीज़ में हम लोग देख रहे थे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बन पाए। हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल NGOs काम करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करते हैं, या अलग अलग सोसाइटीज़ काम करते हैं। तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं बन पाते थे और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं बन पाते थे। हाउएवर म्यांमार वॉज डिफरेंट फ्रॉम लीबिया, लेकिन म्यांमार और लीबिया में कुछ अंतर है। सबसे पहले ये आंसर नंबर 11 है। म्यांमार स्टार्टेड विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट then the military took the reign of the government in Libya. The army took power after abolishing, then the military took over the reigning of government. यहाँ पे दोनों में डिफरेंट ये है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहले बना, बाद में जाके वहाँ पे रिगेन ऑफ गवर्नमेंट किसके हाथ में चला गया? मिलिट्री के हाथ में चले गया। लेकिन लीबिया में एक कूप हुआ और उन्होंने वहाँ के किंग को भगा दिया, एबलाइज कर दिया, उसकी गवर्नमेंट को भगा दिया, एबलाइज मोनार्ची को भगा दिया, राजा को भगा दिया, और आर्मी ने वहाँ पे मिलिट्री रूल को स्थापित कर दिया। तो दोनों में ये अंतर था। वहाँ पे पहले किंग का रूल था, जिसको भगा के मिलिट्री आ गया, और यहाँ पे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने इलेक्शन से, लेकिन बाद में धीरे धीरे आर्मी ने पावर को सीज कर लिया। बोथ कंट्री लैक्ड द एनेबल्ड कंडीशंस फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश। तो दोनों कंट्री यही लैक कर गए कि वहाँ पे हेल्दी किसी तरह के डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो, जो कि हमारे कंट्री में नहीं लैक किया गया, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरह से लिखा गया। ठीक है, अब कमिंग टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस सेशन, लास्ट कुछ ये पेज को देख लेते हैं। बोथ कंट्रीज आर डीपली डिवाइडेड पॉलिटिकली एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रूलिंग क्लासेस वर्किंग आउट ऑफ ए कंपोजिट सोल्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल वाज लो। दोनों कंट्री में पॉलिटिकली डिवीज़न बहुत ज़्यादा था। हमारे इंडिया में भी कई सारे डिवाइडेड सेक्शंस थे, लेकिन हम लोग एक कंसेशंस पे आ पाए हैं।
लेकिन वहाँ पे ये नहीं हो पाया, डिवाइडेड पॉलिटिकली था। और जो भी रूलिंग पार्टी, पॉसिबिलिटी ऑफ रूलिंग क्लासेस वर्किंग आउट एज ए कॉम्पोजिट सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल वाज लो। तो इतना पॉलिटिकली डिवीजन था कि इसका चांसेस बहुत कम हो जा रहा था कि रूलिंग जो गवर्नमेंट में बैठे थे उन लोग किसी तरह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ या दूसरे तरह के लोगों को अपने साथ गवर्नमेंट में शामिल करें या उनके सुझाव या सजेशंस को माने, ये एक्सेप्टेबल हो सभी के लिए, ये वेरी लो था। मतलब गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहेगा अगर किसी देश का कि वो दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे किसी अदर सोच आइडियाज़ वाले लोगों को अपने साथ बैठ के एक कॉमन सॉल्यूशन निकाले, तो वो पॉसिबिलिटी लो हो ही जाता है, फिर तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। द पीपल ऑफ बोथ नेशंस वांटेड फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दे वांटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दोनों जगह देख सकते हैं लोगों को फ्री इलेक्शंस चाहिए था, फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए था। दे वांटेड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग, दे वांटेड पॉलिटिकल पार्टीज दैट कुड एक्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। तो वो दोनों जगह के लोग यही चाहते थे कि वो फ्रीडम टू प्रोटेस्ट भी उनको पास रहे, जो कि हमारे यहाँ लोगों को है, जैसे कि हम धरना दे सकते, प्रदर्शन कर सकते। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट वहाँ के लोगों को जो था नहीं, वो चाहते थे अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। अगर कोई गलत काम करता है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते इन इंडिया, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे प्रोटेस्ट या धरना देना को बैंड था। और दे वांटेड पॉलिटिकल पार्टीज दैट कुड एक्टिव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। वहाँ के लोग क्या चाहते थे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज रिस्टोर्ड हो गवर्नमेंट में जो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली काम करें। और बोल रहे बोथ कंट्रीज रिस्टोर्ड टू लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन, दोनों कंट्रीज लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन किए, बैंक्स के, माइनिंग सेक्टर्स के, इंडस्ट्रीज़ के, व्हिच पुट द ब्रेक ऑन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट, जो कि एक तरह से ब्रेक का भी काम किया बैलेंस डेवलपमेंट के ऊपर। सब चीज़ें उन्होंने गवर्नमेंट का कर दिया, कुछ भी चीज़ प्राइवेट नहीं रखा। हमारे इंडिया में क्या है, इसका मतलब यही होता है जिसको गवर्नमेंट पुट द ब्रेक ऑन बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस नहीं रहा उनका। और हर चीज़ गवर्नमेंट ही करेगा तो प्राइवेट कंपनीज क्यों आएंगे, प्राइवेट ऑफिसेस क्यों खुलेंगे। तो सब चीज़ गवर्नमेंट, तो वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कुल मिला के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं था। हमारे यहाँ जैसे प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलते अलग अलग तरह के, वहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गया। दे ऑल्सो अफेक्टेड बाय लार्ज स्केल करप्शन। और ये गवर्नमेंट के जो संस्था रहते हैं उनमें लार्ज स्केल करप्शन भी रहते हैं। बड़े जितने बड़े संस्था रहेंगे उतना ज़्यादा करप्शन होने के चांसेस रहते हैं। इवन द रूटीन डेली वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट वॉज अफेक्टेड बाई करप्शन। इवन हम इंडिया में भी देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर में डेली जो कामकाज रहता है वो भी इफेक्ट होता है करप्शन के कारण। लोग ड्यूटी नहीं जाते, ड्यूटी से भाग के आ जाते हैं, ऐसे कई सारे चीज़ें, पैसा खा के काम करते हैं। तो ये करप्शन के कारण उनका जो डेली वर्किंग था वो अफेक्टेड हुआ। पीपल फेल्ट हेल्पलेस एंड आयंगरी। तो लोगों को वहाँ पे हेल्पलेस लगता था, ये उनका जो सिस्टम था उनको अच्छा नहीं लगता था। गवर्नमेंट में इतने करप्ट ऑफिसर्स लोग बैठे हुए या उनका काम नहीं होता था, घुमाते थे। और इसके ऊपर वो पहले से ही गवर्नमेंट के ऊपर एंग्री थे, विच स्ट्रेटन देयर विल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसके कारण उनका जो इच्छा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने का वो धीरे धीरे बढ़ते चले गया। दे बिगैन टू बिलीव दैट डेमोक्रेसी कुड प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो वहाँ के लोगों को क्या लगने लगा कि ये डेमोक्रेसी है जो वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे देंगे। इन दिस चैप्टर मतलब ओनली डेमोक्रेसी उनका एक सॉल्यूशन है। लीबिया के लोगों को भी लगा और म्यांमार के लोगों को भी यही चीज़ लगने लगा था। इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ओवर द फास्ट फ्यू ईयर्स। इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, इसको मैं खुद से बता दे रहा हूँ। तो लास्ट में हम लोग चैप्टर का एंड यहीं पे कर रहे हैं कि हम लोग इस चैप्टर से यही देखें कि लीबिया म्यांमार में 20वीं सेंचुरी में ये दोनों कंट्रीज़ धीरे धीरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ गए और ये अपने कॉलोनिकल कंट्रीज़ थे। बाद में जाके इंडिपेंडेंस के बाद में इनमें डेमोक्रेसी आया और डेमोक्रेसी रूट नहीं जमा पाया, या तो आया नहीं या आया तो डेमोक्रेसी रूट नहीं जमा पाया। और आज के डेट में यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट वो अभी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, स्ट्रगल अभी भी कर रहा है। तो आज इस सेशन से, इस चैप्टर से हम लोग ये समझ पाए कि आज के ज़माने में, मॉडर्न एरा में, देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड हुज सिटीजन्स
विलिंगली एक्सेप्ट द रूल ऑफ मोनार्ची और डिक्टेटर। तो आज की दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है दुनिया का जो जहाँ के सिटीज़न अपने मर्जी से किसी राजा या किसी मिलिट्री रूलर या डिक्टेटर का रूल को, तानाशाह के रूल को, डिक्टेटर मतलब तानाशाह के रूल को एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब ये आंग सान सू की के बारे में एक लेटर दिया हुआ है। आंग सान सू को मैं यही बताऊंगा जीके में। आंग सान सू वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1991। इसको 1991 में नोबेल प्राइज़ मिला था। शी वाज होम अरेस्ट एट दैट टाइम। जब उसको नोबेल प्राइज़ मिला था ये रिसीव नहीं कर पाई थी क्योंकि ये अरेस्ट में थी। इन हर एब्सेंस हर सन एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन हर बिहाफ। इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था, यूट्यूब में भी है। उसका बेटा ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और ये जो नीचे जो दिया हुआ है ये उसका स्पीच है जो उसका बेटा ने पढ़ा था जब उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो कमिंग टू दिस एंड ऑफ दिस चैप्टर, होप आप लोगों को समझ में आया होगा चैप्टर। एंड इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। देखिए शॉर्ट एक्सरसाइज है। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स है। तो ये दोनों चीज़ को आप कर लो। मैं आपको बता दे रहा हूँ। हु वाज द किंग ऑफ लीबिया, कि लीबिया का किंग कौन था? फर्स्ट ऑप्शन इद्रिस, ए। ठीक है, ए था लीबिया का राजा। सेकंड एमसीक्यू में था लीबिया में इन हुई सिटी डिड द रेबेलियन इन लीबिया बिगिन। कौन सी सिटी में रेबेलियन बिगिन हुआ? ये सी है, इसका भी अल बायदा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रेबेल हुआ। थर्ड है व्हाट आर द लिटरेसी रेट इन लीबिया इन 2010? ये था 90%, डी है थर्ड का। फोर्थ का है हु टुक ओवर कंट्रोल ओवर पावर आफ्टर टॉपलिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन म्यांमार। तो पावर में कौन आया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाने के बाद? मिलिट्री पावर में आया था। मिलिट्री का हेड कौन था? नी विंग, बी। फोर्थ का बी है। एंड फिफ्थ का है आंग सान सू वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पीस। पीस के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। फिफ्थ का बी है। अब फिलिप्स में हम लोग आ जाते हैं। लीबिया वाज ए डैश कंट्रीज नॉर्थ अफ्रीका, एक पुअर कंट्री था, गरीब देश था। ठीक है, थिन सेन इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। थिन सेन, THEIN, थिन ACIN, सेन स्पेलिंग THEIN, थिन सेन उसका करंट प्रेसिडेंट है म्यांमार का। म्यांमार वॉज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन का कॉलोनी था। फोर्थ वन। थर्ड वन देखते थे पीपल ऑफ लीबिया आर मोस्टली इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग करते थे लीबिया के लोग। फोर्थ है म्यांमार वॉज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन का कॉलोनी था। एंड फिफ्थ है इन म्यांमार फार्मर्स वर फोर्स टू सेल देयर चिल्ड्रन टू द आर्मी। फार्मर्स लोगों को फोर्स किया गया आर्मी को अपने बच्चे को बेचे। ओके, लेट्स क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के पास रेफरेंस बुक्स होंगे, आप लोग वहाँ से देख के क्वेश्चन आंसर्स नोट कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैं यूट्यूब में इसको अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स।